नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस व्याख्यान माला में आज पुनः आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की दूसरी कड़ी तुलनात्मक लागत सिद्धांत के साथ। पिछले वीडियो में हमने एक और परंपरावादी अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं के अनुयायी डेविड रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर। दोस्तों, वर्ष 1817 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का विस्तार करते हुए तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यदि दो व्यापारिक देशों के बीच निरपेक्ष लाभ नहीं है, यदि एक ही देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल है, तो भी व्यापार संभव है। दोस्तों, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। हम पिछले अध्याय में एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत में जिन मान्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं, वही मान्यताएं रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर भी लागू होती हैं। रिकार्डो ने अपने मॉडल में दो देश और दो वस्तुएं ली हैं। उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है तथा यह मान्यता इस सिद्धांत में ली गई है कि श्रम एक देश में पूर्णतया गतिशील है, परंतु दो देशों के मध्य पूर्णतया अगतिशील है। श्रम की सभी इकाइयां समरूपी हैं। उत्पादन की कीमत साधन लागत में मापी जाती है। चूंकि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, अतः उत्पादन लागत श्रम लागत ही होगी। देशों के मध्य पूर्ण रोजगार की स्थिति है। सभी देशों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तथा परिवहन लागतों का अभाव है। इन मान्यताओं की चर्चा हम पिछले अध्याय में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। दोस्तों, डेविड रिकार्डो के अनुसार यदि व्यापार में भाग लेने वाले दोनों देशों में से किसी एक ही देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा निरपेक्ष लाभ है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत दूसरे देश की अपेक्षा कम है, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत अधिक है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों को पूर्ण विशिष्टीकरण करना चाहिए, यानी कि उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसको तुलनात्मक कुशलता हासिल है या जिस वस्तु के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत कम है। ऐसा करने से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होगी। सामान्यतया दो व्यापारिक देशों के आर्थिक विकास के स्तर में अंतर होने अथवा आकार में अंतर होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक ही देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हासिल हो। जैसे कि यदि एक विकासशील और विकसित राष्ट्र के मध्य व्यापार होता है, तो हो सकता है कि जो विकसित राष्ट्र है वो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में विकासशील राष्ट्र की तुलना में अधिक कार्यकुशल हो। अथवा इसी प्रकार से एक छोटे और एक बड़े देश के मध्य व्यापार होता है, तो संभव है
कि जो बड़े आकार का देश है वो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में छोटे देश की तुलना में अधिक कार्यकुशल हो। ऐसा होने पर भी दोनों देशों के मध्य व्यापार संभव है। यही डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि उन्होंने बताया कि यदि एक ही राष्ट्र को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हासिल है तो भी व्यापार होगा और व्यापार से लाभ होगा। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को हम अगले पृष्ठ पर तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तालिका में हमने दो वस्तुएं ली हैं, कपड़ा तथा वाइन, तथा दो देश लिए हैं, यूके तथा पुर्तगाल। इस तालिका में कपड़े और वाइन की एक इकाई की उत्पादन की श्रम लागत घंटों में मापी गई है। इस तालिका में हम देख सकते हैं कि एक इकाई कपड़ा उत्पादन करने में यूके में 80 श्रम घंटे खर्च होते हैं, जबकि पुर्तगाल में एक इकाई कपड़ा उत्पादन करने में 120 श्रम घंटे खर्च होते हैं। इसी प्रकार से वाइन के उत्पादन में यूके में एक इकाई उत्पादन में 90 श्रम घंटे व्यय होते हैं, जबकि पुर्तगाल में 100 श्रम घंटे खर्च होते हैं। यदि हम कपड़े के उत्पादन की बात करते हैं तो यूके पुर्तगाल की तुलना में एक इकाई कपड़ा 40 श्रम घंटे सस्ता उत्पन्न कर सकता है, जबकि यूके वाइन की एक इकाई 10 घंटे या 10 श्रम घंटे पुर्तगाल की तुलना में सस्ती उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार यूके को कपड़ा तथा वाइन दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पुर्तगाल की तुलना में कुशलता हासिल है। लेकिन यदि हम तुलनात्मक कुशलता की बात करते हैं तो कपड़े के उत्पादन में पुर्तगाल की तुलना में यूके अधिक कार्यकुशल है, क्योंकि एक इकाई कपड़े में यूके की जो श्रम की बचत है वो 40 घंटे है पुर्तगाल की तुलना में, जबकि एक इकाई वाइन के उत्पादन में यूके की जो श्रम की बचत है वो 10 श्रम घंटे हैं। तो इस स्थिति में यूके को अपने समस्त जो साधन हैं वो कपड़े के उत्पादन में तथा पुर्तगाल को अपने समस्त साधन वाइन के उत्पादन में लगा देने चाहिए। तो यूके कपड़े का तथा पुर्तगाल वाइन का निर्यात करेगा। व्यापार से पूर्व दोस्तों, श्रम का दोनों देशों का कुल मिलाकर 390 घंटे का उत्पादन 2 इकाई कपड़ा तथा 2 इकाई वाइन है। यदि दोनों देशों के मध्य व्यापार होता है तो प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम है। अतः यूके अपने समस्त साधन कपड़े के उत्पादन में तथा पुर्तगाल अपने समस्त साधन वाइन के उत्पादन में लगाएगा। यूके यदि अपना 90 घंटे का श्रम वाइन के उत्पादन से हटाकर कपड़े में लगाएगा तो यूके में श्रम का कुल 170 घंटे का उत्पादन 2.125 इकाई कपड़ा होगा। इसी प्रकार पुर्तगाल अपना 120 घंटे का श्रम कपड़े के उत्पादन से हटाकर वाइन के उत्पादन में लगाएगा तो पुर्तगाल में श्रम का 220 घंटे का उत्पादन 2.2 इकाई वाइन होगा। इस प्रकार पूर्ण विशिष्टीकरण के कारण दोनों देशों में कुल मिलाकर 390 घंटे में श्रम का कुल उत्पादन 2.125 इकाई कपड़ा तथा 2.2 इकाई वाइन हो जाएगा। यह व्यापार के पूर्व की जो स्थिति थी उसकी तुलना में 0.125 इकाई कपड़ा व 0.2 इकाई वाइन अधिक है। इस सिद्धांत को हम चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
इस चार्ट में हमने दो वस्तुएं कपड़ा तथा वाइन ली हैं। वाइन को हमने x अक्ष पर मापा है तथा कपड़े को y अक्ष पर। C1 W1 यूके का उत्पादन संभावना वक्र है तथा C2 W2 पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। क्योंकि हमने उत्पादन का एक ही साधन लिया है, इसलिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा और उत्पादन संभावना वक्र पैमाने के स्थिर प्रतिफल के कारण स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यूके अपने समस्त साधन कपड़े के उत्पादन में लगा दे तो ओ C1 मात्रा में कपड़ा उत्पादित कर सकता है तथा अपने समस्त साधन यदि वाइन के उत्पादन में लगाता है तो ओ W1 मात्रा में वाइन का उत्पादन कर सकता है। जबकि पुर्तगाल अपने समस्त साधन यदि कपड़े के उत्पादन में लगाता है तो ओ C2 मात्रा में कपड़ा, और यदि अपने समस्त साधन वाइन में लगाता है तो ओ W2 मात्रा में वाइन का उत्पादन कर सकता है। तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि कपड़े के उत्पादन में भी जो यूके देश है वह ज़्यादा मात्रा में पुर्तगाल की तुलना में कपड़ा उत्पादित कर सकता है, और यदि हम वाइन की बात करें तो वाइन का भी उत्पादन W2 W1 मात्रा में यूके पुर्तगाल की तुलना में अधिक कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही वस्तुओं में यूके को हालांकि निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, लेकिन यदि हम तुलनात्मक अंतर देखें तो कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक जो गैप है वो वाइन की तुलना में अधिक है। ऐसी स्थिति में यूके को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए तथा पुर्तगाल को वाइन का। यूके को अपने समस्त साधन कपड़े के उत्पादन में लगाने चाहिए, इससे कुल उत्पादन OC1 मात्रा में कपड़ा प्राप्त होगा, तथा पुर्तगाल को अपने समस्त साधन वाइन के उत्पादन में लगाने चाहिए, इससे OW2 मात्रा में वाइन का उत्पादन प्राप्त होगा। यूके को कपड़े का निर्यात व वाइन का आयात तथा पुर्तगाल को वाइन का निर्यात व कपड़े का आयात करना चाहिए। दोस्तों, चार्ट में P1 P2 अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा है जो दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र के कहीं बीच में होगी। व्यापार के पश्चात दोनों देशों का उपभोग बिंदु अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा P1 P2 पर कहीं होगा। दोस्तों, रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यदि दो देश असमान आकार के हैं अथवा उनके अंदर आर्थिक विकास का जो स्तर है उसमें भी अंतर है तो भी उनके मध्य व्यापार संभव है। एक ही देश यदि निरपेक्ष रूप से दोनों वस्तुएं सस्ती बनाता है और दूसरा देश निरपेक्ष रूप से दोनों ही वस्तुएं महंगी उत्पादित करता है तो भी दोनों देशों में व्यापार होगा और व्यापार से लाभ भी होगा। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में व्यापार का कारण दो देशों के मध्य तुलनात्मक लागत में अंतर बताया। रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें तुलनात्मक लागत कम है तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें तुलनात्मक लागत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होगी तथा व्यापार से लाभ होगा। व्यापार के परिणाम स्वरूप दोनों देशों में पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति होगी, अर्थात प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा जिसमें वह तुलनात्मक रूप से कुशल है अथवा जिसकी तुलनात्मक लागत कम है तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत अधिक है। रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश को व्यापार में
स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, हमने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत निरपेक्ष लाभ सिद्धांत तथा तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर चर्चा की। इन सिद्धांतों की अनेक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। आलोचकों का मानना है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना, जो कि सही नहीं है। श्रम के अलावा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, तकनीकी आदि भी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्रम समरूप नहीं होता। श्रम की उत्पादकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, जलवायु आदि कारणों से अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार श्रम ना तो एक देश में पूर्णतया गतिशील है, ना ही दो देशों के बीच पूर्णतया अगतिशील। एक देश में भी श्रम की गतिशीलता में भाषा, दूरी, संयुक्त परिवार, खान पान में अंतर आदि बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार दो देशों के मध्य भी श्रम पूर्णतया अगतिशील नहीं है। हम पाते हैं कि 18वीं शताब्दी में जबकि रिकार्डो और एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, श्रम की गतिशीलता विश्व में सर्वाधिक थी। आलोचकों ने इस आधार पर भी परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की कि उत्पादन की जो लागत है वो केवल श्रम लागत नहीं होती, अन्य साधनों पर होने वाला खर्च भी श्रम की लागत में शामिल होगा, उत्पादन की लागत में शामिल होगा। इसी प्रकार परंपरावादी सिद्धांत की जो आलोचना है उसमें एक सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इन्होंने कीमत निर्धारण में मांग की भूमिका को नकारा या महत्व नहीं दिया। कीमत निर्धारण केवल लागत से ही नहीं होता, बल्कि मांग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार से पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता भी सही नहीं है या गलत है। पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता को भी आलोचकों ने अव्यावहारिक बताया। दोस्तों, यदि दो व्यापारिक सहयोगी देशों के विकास के स्तर में अंतर हो या आकार में अंतर हो, तो पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे आकार का राष्ट्र या कम विकसित जो राष्ट्र है वो बड़े आकार के राष्ट्र का या अधिक विकसित राष्ट्र के आकार की मांग को पूरा ही नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से पूर्ण विशिष्टीकरण घरेलू सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है। परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की गई कि परंपरावादी अर्थशास्त्र में यह तो बताया गया कि व्यापार से लाभ होगा, लेकिन इस लाभ का विभाजन कैसे होगा या व्यापार की शर्तें कैसे निर्धारित होंगी, यह इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं किया गया। इसी प्रकार से यह जो सिद्धांत है यह पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। हम जानते हैं कि वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कभी भी नहीं आ पाती। इसी प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति भी एक अवास्तविक धारणा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो परंपरावादी सिद्धांत है यह एक आदर्शात्मक सिद्धांत है, वास्तविक जगत में लागू नहीं होता। दोस्तों, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के बाद में जे.एस. मिल, हैबरलर, हेक्सर-ओहलिन, स्टॉल्पर, सैमुअलसन आदि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा इस सिद्धांत की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों, आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर यह चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप
इस विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पुस्तकें मैं आपको यहाँ पर सुझा रही हूँ। आप इनमें से इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक और सिद्धांत हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।